हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। ठीक है, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट किए और फर्स्ट चैप्टर से पहले इतिहास एक परिचय था, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आया, फिर सेकंड चैप्टर। आज करेंगे हम थर्ड चैप्टर को। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे करके पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। सबसे पहले आता है ताम्र पाषाण युगीन बस्तियाँ। ठीक है, ताम्र पाषाण युगीन बस्तियाँ। इसमें पहला पॉइंट है आपका, धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का पेट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछेगा कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वह आपकी तांबा। ठीक है, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग मानव ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल, कल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है, पत्थर और तांबे के उपकरण बनाए गए हैं, साथ साथ इन दोनों का प्रयोग हुआ। इसी कारण इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक, ताम्र से बन गया आपका तांबा, पाषाण से बन गया पत्थर। ठीक है, तो इस वजह से इसको ताम्र पाषाणिक काल कहा गया है, कैल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है, इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं। भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, ये बताए गए हैं कि ताम्रपाषाण काल की बस्तियां या उनका स्थान कौन से हैं मुख्य रूप से भारत में, वो सब इसमें बताया गया है। तो बस्तियां कहाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल, पहला आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख है। ठीक है, तो पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल कौन से हो गए, आहार और गिलुंद। ठीक है, ये मैप दे रखा है नीचे, इसको हम अभी करेंगे 1 मिनट में। पहले इससे पहले हम ये 2-4 पॉइंट और हैं आहार के बारे में, उनको कवर करते हैं। आहार एक प्राचीन नाम ताम्रवर्ती अर्थात तांबे वाली जगह था। ठीक है, आहार का प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवर्ती। पूछेगा कि आपसे आहार का प्राचीन नाम बताइए, तो ताम्रवर्ती। ताम्रवर्ती का क्या मतलब है, तांबे वाली जगह। ठीक है, आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। ये आहार के बारे में कुछ एक पॉइंट थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। ठीक है, गिलुंद जो जगह है राजस्थान में ही आपकी, वो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ईहूर से गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण उत्खनन हुआ है। उसके बाद आता है, सबसे विस्तृत खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित हैं। जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक परवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है। ठीक है, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। जो ये अभी नाम लिए हैं, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, ये किससे संबंधित हैं, जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे पॉइंटों में। उससे पहले हम आज का जो भारत का मैप है, भारत की जो स्थिति है, उसमें हम देखते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थलों को। ठीक है, ये मैप दे रखा है। अभी आपका जिक्र आया था आहार और गिलुंद का। ठीक है, ये 2 मैंने मार्क किए हुए जगह रही राजस्थान में, आहार और गिलुंद। ऐसे ही और भी जगह दर्शाई गई हैं जो कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दायमाबाद का यहाँ पे दे रखा है, सबसे बड़ी बस्ती जो वस्तुतः जोरवे संस्कृति से संबंध रखती थी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इसको पूरी डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैप दे रखा, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ये देखिए आपका मैप। ठीक है, ये जगह दे रखी है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट की ओर आते हैं।
कई ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु राजार डिब्बी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, ये कुछ एक और अलग जगह बताए गए ताम्रपाषाणिक स्थल, ये ऐसे लिख के बता दिए, ये मैप में दर्शा रखा है। ठीक है, तो आप मैप में अच्छे से नोट कर लेना कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है। इसकी PDF लिंक में दे देंगे हम, इसकी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसको आपका मिल जाएगा। तो आप मैप को 2-3 बार देखोगे तो अपने आप ही आपको ध्यान में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह है एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह है और नरहन की भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ये अलग अलग जगह दे रखे हैं ताम्रपाषाण स्थल। ठीक है, उसके बाद एक ग्राफ दे रखा है ताम्रपाषाण युग के स्थलों का। बलूचिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान सभ्यता, मेहरगढ़, नालकुल्ली और क्वेटा। सिंधु में आमरी सभ्यता, आमरी और कोटदिजियान सभ्यता। राजस्थान के दे रखे हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के। ठीक है, राजस्थान में अभी हमने पढ़ा था आहार व गिलुंद। ठीक है, तो उसके बारे में बता रखा है। गणेश्वर, सोपी सभ्यता, कालीबंगा, ये अलग अलग जगह दे रखे हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल, इसमें आपको दे रखा है जगह और कौन से राज्य में पड़ती है और वहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या उससे हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उस जगह से। तो यहाँ से पूछेगा कि गोलाकार गड्ढे कौन सी जगह से प्राप्त हुए हैं, तो इनाम गांव महाराष्ट्र से। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका इनाम गांव महाराष्ट्र में जो पड़ता है। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में जो पड़ता है, यह स्थल प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवरा नदी के तट पर कौन स्थित है, दायमाबाद। मैंने मैप में बताया था कि दायमाबाद के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गेंडा। 4 कौन सी वस्तुएं हो गई, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गेंडा प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको 1-2 बार रिवाइज करना, ऑटोमेटिक आपको ध्यान आ जाएंगे। इनके क्वेश्चन करोगे कि कौन सी जगह से कौन सी वस्तु हमें प्राप्त हुई है। यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण मिलते हैं, कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है, कौन सा, दायमाबाद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नवदाटोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया था। तो यह किसके द्वारा खोजा गया, HD सांकलिया द्वारा। उत्खनन का मतलब हम इसमें मिट्टी को धीरे धीरे हटाकर यहाँ से चीज़ें प्राप्त करते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। तो यह सारा कार्य यहाँ का किसने किया था, नवदाटोली का HD सांकलिया के द्वारा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थल से चित्रित काली मृद भांड मिले हैं। तो काली मृद भांड कहाँ से मिले हैं, नवदाटोली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। महाराष्ट्र के 3 आलिए, इनाम गांव, दैमाबाद और नेवासा। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। तो पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, नेवासा से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। आगे बढ़ते हैं। ताम्रवती, इम्पोर्टेंट, ताम्रवती जो कि राजस्थान में जगह है। यहाँ से प्राप्त काली मृद भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। ठीक है, तो सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हुए मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ताम्रवती से। ठीक है, ये जगह दे रखे हैं कहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे आपके बनते थे वो सब बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आता है आपका पॉइंट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ताम्रपाषाण युग के लोग कृषि और पशुपालन करते थे, तो हाँ, वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। जैसा कि हम हड़प्पा संस्कृति में पढ़ेंगे कृषि के बारे में, सेम एज इट इज वही चल रहा है। ठीक है,
उससे पहले की बात या उसके समकालीन के जो भी संस्कृतियाँ आई हैं वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे, इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या ताम्रपाषाण के लोग बाजरे की खेती करते थे, तो आपका उत्तर होगा हाँ। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अलावा कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। उसके बाद आता है आपका ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों के से परिचित थे, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी होता था। परिचित थे पक्की ईंटों से, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। दायमाबाद के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि प्रवरा नदी के तट पर है। 4 प्रमुख वस्तुएं हमने वहाँ से प्राप्त की हैं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड और गेंडा की। ठीक है, ये 4 वस्तुएं हमने दैमाबाद से प्राप्त की हैं। तो दैमाबाद आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांस्य की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिसमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई में गिरी हुई है। ठीक है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। मृतक लोगों के बारे में बताया गया है कि अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। जो भी घर के होता था उसमें फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में उनके मृतकों के कलशों को दाब देते थे। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे, वस्त्र निर्माण को भी जानते थे। आगे बढ़ते हैं। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है, धार्मिक पंथ क्या था? सांड, वृषभ, क्योंकि वहाँ से हमें मालवा और राजस्थान के से क्या मिले हैं? वृषभ की आकृतियाँ। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। ठीक है, कायथा के एक घर में 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर नामक स्थल, गणेश्वर एक नाम जगह का नाम है। वहाँ से हमें विशेष रूप से उल्लेखनीय, जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय, यह राजस्थान के खेतड़ी ताम्रपट्टी के सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। ठीक है, गणेश्वर नामक स्थल जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है कि यह कहाँ पर पड़ता है आपका। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की से खुदाई से निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, शेल्ट, कंगन, छेनी आदि हैं। जो भी हमें तांबे की वस्तुएं मिली है उनमें बताया गया है कि क्या क्या वस्तुएं हमें मिली हैं। तो वो है आपकी तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, शेल्ट, कंगन, छेनी आदि। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। कृषि के ऊपर और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र संस्कृति कहा जाता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी है। ठीक है, यहाँ से गैरिक रंगीन मृद भांड OCP के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गणेश्वर से। कायथा संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड रहा है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व, जो कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। समकालीन का मतलब है जब हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे तो उसका टाइम पीरियड पढ़ेंगे हम 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो समकालीन का मतलब है ये भी उसी समय थी। ठीक है, कौन सी? कायथा संस्कृति। इसके मृद भांड में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है।
हड़प्पा के टाइम का समकालीन है, मतलब हड़प्पा के टाइम का है, तो हो सकता है बोला गया है कि कायथा संस्कृति में भी हड़प्पा के प्रभाव देखे गए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा में जो हम बातें पढ़ेंगे वो भी कायथा संस्कृति में थोड़ी मिलती जुलती आपको देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यह है। आगे बढ़ते हैं। नवदाटोली, एरण और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, काशी का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। आगे अगला पॉइंट आता है। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईस्वी पूर्व आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे की संस्कृति में पाए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोने के आभूषण कौन सी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, तो वो हैं जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, इसमें पहला आता है कायथा संस्कृति। टाइम पीरियड रहा 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व तक। अक्षेत्र कहाँ पर पाई गई है? चंबल नदी के अक्षेत्र में, चंबल नदी के आसपास। उसके बाद आपकी दूसरी मालवा संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड रहा 1700 से 1200 ईस्वी तक, नर्मदा नदी क्षेत्र के आसपास। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी, राजस्थान के उदयपुर, राजस्थान में पढ़ा था आहार के बारे में हमने। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र, उसके गुजरात के आसपास पाई जाती है, प्रभास संस्कृति मिली है। सावालदा संस्कृति 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व, महाराष्ट्र का धुलिया। उसके बाद रंगपुर संस्कृति 1700 से 14 ईस्वी पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र। उसके बाद जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईस्वी पूर्व, महाराष्ट्र के का दायमाबाद व नामगांव जगह पर कौन सी थी आपकी? जोरवे संस्कृति। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। बताया गया है कि ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने के क्या कारण रहा है, तो उनमें सबसे बड़ा कारण रहा आपका कि वहाँ पर वर्षा की कमी मानी गई, वर्षा नहीं हुई और अकाल वगैरह पड़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व, कि इसका क्या महत्व है। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघालने की कला को जानते थे। ठीक है, लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृद भांडों का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से काल के लोगों ने सबसे पहले भारत पर, प्रायद्वीपीय भारत पर सबसे बड़े बड़े गांव बसाए, तो वो थे आपके ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत के में बड़े बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग आदि तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इनके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। गांव बसा लिए और जौ, गेहूं और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में चावल पैदा करने लगे और मांस मछली भी खाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। किलाबंद का मतलब है कि गांव बसाए हैं, और किला मतलब कुछ घर बनाए और बड़े बड़े जैसे किले होते थे उनके टाइप के उन्होंने घर बनाए हैं। इनाम गांव में ऐसी जगह प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश के। शव की संस्कार विधियां भी भिन्न थी। जब लोग मर जाते थे तो उनके अंतिम संस्कार की विधियां भी अलग अलग थी। महाराष्ट्र में लोगों को, मरे हुए लोगों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, यानी कि उत्तर में उनका
सिर और दक्षिण में पैर, किंतु दक्षिण भारत में इसका उल्टा था, पूर्व और पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूर्व में सिर और पश्चिम में पैर रखते थे मरे हुए लोगों का। ठीक है, ये संस्कार विधियाँ थी उनकी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलन में था। इसका क्या मतलब है तो कि जो पश्चिमी भारत था आपका, उसमें तो संपूर्ण समाधान मतलब पूरा, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको पूरे का अंतिम संस्कार होता था, दफनाते थे या जो भी कुछ करते थे उस टाइम पे दफनाते ही थे, तो ऐसे ही होता था। ठीक है, कि पूरे को दफनाया जाता था। लेकिन जो पूर्वी भारत था उसमें आंशिक समाधान होता था। आंशिक समाधान मतलब जो भी प्रमुख हड्डियाँ थी उनको ही दफनाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था। ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कांसा बनाना नहीं जानते थे। तांबे और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा, जो कि तांबे से मजबूत और उपयोगी होता था। इन लोगों, ताम्रपाषाण लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, कांसे के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। जैसा कि बताया, ग्रामीण संस्कृति थी, गांव में लोग रहते थे, शहरों से उनका कोई लेना देना नहीं था, शहरी संस्कृति नहीं थी। ठीक है, और वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्र निधियाँ और मृद भांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ, ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंगूठी, शेल्ट, कुठारी, खड्ग, हार्पून, शूल, आदमी जैसी मूर्तियाँ आदि वस्तुएं हैं। ठीक है, ये ताम्र निधियाँ पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक, इसमें बताया गया है कि कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतली सीट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको चैप्टर में आप देख रहे हो कि एक तो कुछ एक जगह है जहाँ से हमें कौन सी जगह से क्या प्राप्त हुआ वो याद रखना है। तांबे से लोग परिचित थे, तो सबसे पहले तांबा की धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने। ठीक है, और 2-4 जगह कौन सी जगह से क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं वो आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में लोह युग। दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर से प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, तो हल्लूर एक जगह पड़ती है, उसमें कुछ एक जो भी वस्तुएं मिली हैं उनमें रेडियो कार्बन C14 हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसी के आधार पर हम वस्तुओं का ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये कौन से समय के लगभग की है। ठीक है, उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पेयमपल्ली आदि में ऐसी स्थिति थी। दक्षिण भारत में लोह युग का प्राचीनतम चरण पिकली हल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मागिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन शवाधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृद भांड तथा फीके रंगे भूरे व लाल मृद भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ भारत में क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से है। ठीक है, तो महापाषाण शब्द का क्या अर्थ है उसको अभी हम पढ़ते हैं। तो महापाषाणिक संस्कृति के बारे में बताया गया है कि यह लगभग 1000 ईसा पूर्व माना गया है इसका टाइम पीरियड, और दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में भी है, लेकिन जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो और यदि महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो इसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से ही माना जाता है। तो महापाषाण शब्द का अर्थ
अंग्रेजी भाषा की मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो अंग्रेजी में मेगालिथ को वर्ड है, उसका क्या अर्थ होता है हिंदी में? महापाषाण। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा का यूनानी भाषा की मेगास व लिथ शब्द का यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। ठीक है, तो मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास और लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से, तो मेगालिथ मेगास और लिथ से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेगालिथ का तात्पर्य है बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों स्मारकों से है। ठीक है, तो मेगालिथ का क्या अर्थ है? बड़े बड़े कब्रें, यानी कि बड़े बड़े स्मारक, लोगों को जहाँ पर दफनाते थे वो। ठीक है, ये हो गया आपका महापाषाण, जो कि मेगालिथ का हिंदी में रूपांतरण है। आगे बढ़ते हैं। कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 ईस्वी और 1862 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। ठीक है, कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 और 62 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण जो कब्रें हैं वहाँ पे उनका उत्खनन किया। ठीक है, उनके बारे में पता लगाया, उनसे चीज़ें वस्तुएं प्राप्त की। पुरातत्वविद अलेक्जेंडरी ने भी 1899 से 1905 के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदिचनल्लूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिमर हिलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आगे। महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दबाया जाता था। महापाषाण बताया जैसे कि हमने दक्षिण भारत से संबंध है, इसमें ये अंग्रेजी के मेगालिथ से बना है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? कब्रों से है, मृतकों के जो जिसका जैसे कोई मर जाता है उसको हम दफनाते हैं तो उनसे है। ठीक है, तो वो कब्र बन जाती है, उनसे है इसका। तो तात्पर्य उस काल से जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर जहाँ पर लोग रहते थे उनसे कहीं दूर ले जाकर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र के नागपुर के पास से मिली है, कर्नाटक के मास्की से, आंध्र प्रदेश के नागार्जुनिकोंडा, तमिलनाडु के आदिचनल्लूर और केरल में पाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक संस्कृति। ठीक है, महापाषाण की भौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। बर्तन। कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृद भांड हैं। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। ठीक है, कब्रों से बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि काले और लाल मृद भांड हैं। उसमें ये बताया गया है कि गहरे प्याले वगैरह ये चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। इनके ऊपर दस्ता तथा गुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लौह एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार। महापाषाण युग के सभी स्थलों में नागपुर के समीप जूनापानी से लेकर दक्षिण में आदिचनल्लूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बल्चे, कुछ वस्तुएं बताई गई हैं कि इस प्रकार की वस्तुएं हमें वहाँ से मिली हैं। फावड़े, बल्चे, खुरपी, कुदाड़, हंसिए, फरसे, फान, शब्बल, बर्छे, छुरे, छेनी, बसूले, तिपाइयाँ आदि, जिनमें से कुछ के दस्तों के कांस्य के आभूषण जड़े हैं। तीर के फलक तथा बर्छे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं। विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। ठीक है, धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घंटियाँ पाई गई हैं जो कि घोड़े तथा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के भी इन स्थानों से मिले हैं। स्वाधान विधियाँ। स्वाधान का मतलब है जो लोग मर जाते हैं उसके बारे में आंशिक स्वाधान और पूर्ण स्वाधान जो कि अभी हमने पढ़ा था वही है यहाँ पे भी, कि आंशिक स्वाधान में कुछ एक
जो चुनी हुई हड्डियाँ होती है, जो बोल सकते हो कुछ एक जो प्रमुख हड्डियाँ होती हैं, उनके दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और पूर्ण स्वाधान में हमें पूर्ण रूप से लोग दफनाए जाते थे, वो सब हमें जगह कौन सी जगह ऐसे पूर्ण स्वाधान मिले हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आंशिक स्वाधान। महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक स्वाधान किया जाता था। दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण स्वाधान नागार्जुनिकोंडा, मास्की, आदिनचल्लूर, ठीक है, ये जगह है। आदि से पूर्ण स्वाधान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण स्वाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर तथा पैर पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को प्राय पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों में भरकर दफनाया जाता था। ठीक है, कोई बच्चा अगर मर जाता था तो उसको घड़े में डालकर फिर उसको दफनाया जाता था, जिसे कलश स्वाधान कहा जाता था। ठीक है, तो एक कलश के प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इस वजह से इसे कलश स्वाधान कहा जाता था। अंत्येष्टि सामग्री, अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि जो भी जहाँ से हमें मिला है वो अभी हमने पढ़ा, वो सब बातें हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र के शव के पास रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। ठीक है, या तो जो मिट्टी के बर्तन या लोहे के उपकरण है ये या तो कब्र के अंदर मिले हैं या शव के पास रखी हुई हैं, या फिर कब्र के बाहर स्मारक के पास जो स्मारक बना दिया कि ये उसका है भाई, यहाँ पे वो दफनाया गया है, तो या उस स्मारक के पास मिली हैं। ठीक है, अंत्येष्टि सामग्री जैसे कि मिट्टी के बर्तन और लोहे के उपकरण, जैसा अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये था आज का आपका 3rd चैप्टर, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल जानी। ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ, ठीक है, ताम्रपाषाण युग के बारे में आज हमने इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट किया। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर करेंगे और धीरे धीरे करके इस पूरी बुक को कवर करेंगे। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।